everyone, I Sonali welcome you all to our channel SSC UPSC PDF.com। गाइस, हमारे साथ पढ़ने के लिए आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारे जितने भी नोट्स हैं, हम जो भी आपको पढ़ाएंगे वो सब आपको हमारी वेबसाइट SSC UPSC PDF.com पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपको हमारे साथ से समझना है। आपको हमारा जो है पढ़ने का जो टाइम है अपना वेस्ट नहीं करना। सिर्फ आपको जो मैं पढ़ाऊंगी और जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी सिर्फ आपको वो याद रखने हैं। बाकी आप अपने नोट्स लेटर फ्री टाइम में हमारी साइट से डाउनलोड या कॉपी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा नया सेशन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एशियन हिस्ट्री। तो आप सबको पता है कि हमारी सभ्यता, हमारी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। आपने पढ़ा होगा एम्परर्स के बारे में, मुगल एम्परर थे या फिर हमारे ब्रिटिशर्स आए थे, जितने भी हमारे रेवोल्यूशंस हुए, ये सब हमारी हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन क्या हमारी हिस्ट्री सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है कि हमारे ब्रिटिशर्स आए थे या फिर जितने भी एम्परर्स थे, जितने भी राजा थे, सिर्फ यहीं तक? इससे पुराने भी तो कोई हिस्ट्री रही होगी। तो जब रिसर्च हुई या फिर कुछ चीज़ें हमें ऐसी मिलती गई कि जिनसे हमें जब इनकी खोज की गई, इनके बारे में रिसर्च की गई, तो हमें पता चला कि हमारी जो सभ्यता है वो यहीं तक सीमित नहीं है। हमारी सभ्यता बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो आज हम अपनी उसी पुरानी सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वो सभ्यता कहाँ से शुरू हुई, वो सभ्यता क्या थी और वहाँ पे हमें क्या मिला, किस प्रकार के लोग वहाँ रहते थे, किस तरीके से रहते थे। तो आज हम सारी की सारी डिटेल में हम अपनी नॉलेज गेन करेंगे उन सिविलाइजेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हमारा आता है एशियन हिस्ट्री का जो है सिविलाइजेशन, जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 एरा में डिवाइडेड है। पहला है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। फर्स्ट हमारा कौन सा सिविलाइजेशन है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन आता है हमारा आयरन एज, जिसका दूसरा नाम महाजनपद भी है। थर्ड हमारा आता है मौर्य अंपायर एंड नेक्स्ट आता है हमारा गुप्ता अंपायर। हमारी जो सभ्यता है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी इन चारों के एविडेंसेस हमें मिले और फिर इन पे ही हमने चारों में डिवीजन किया है। तो टाइम पीरियड भी मैंने यहाँ पे साथ में मेंशन किया है, नोट कीजिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है 2700 BC से BC 1900 तक। आयरन एज और महाजनपद दोनों एक ही एरा के दो नाम है। ये था BC 1500 से BC 200 तक। नेक्स्ट आता है हमारा मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर हमारा 324 से 187 BC तक। नेक्स्ट है हमारा गुप्ता एम्पायर जो कि 300 AD से 800 AD तक। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान दे रहे होंगे, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ पे BC और ये AD ये मेंशन है, ये होता क्या है, ये इनका फुल फॉर्म क्या है, इनका मतलब क्या है, आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए कि आपने जो भी चीज़ पढ़ी, चाहे उसको कोई सिंगल वर्ड ही क्यों ना हो, चाहे कोई कॉन्सेप्ट हो, आपको हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपने जितना भी कंटेंट पढ़ लिया है, जितना भी आपका तैयार हो गया है, अगर उसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सके तो आप वो सारी चीज़ बता सके। कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा, तो इसलिए मैं एक बार सबको बता देना चाहती हूँ कि BC और AD होता क्या है आपको। BC एंड AD। गाइस, BC की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट। क्या होती है BC की फुल फॉर्म? बिफोर क्राइस्ट। एंड AD की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। अब आपको फुल फॉर्म तो पता चल गई BC की कि बिफोर क्राइस्ट होती है, एंड AD की होती है एनो डोमिनी। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? हमारे टाइम पीरियड को 2 एरा में डिवाइड किया गया है। बिफोर क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट, उनके बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि क्राइस्ट के पैदा होने से पहले का जो समय है उसको हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, और क्राइस्ट के बाद का जो समय है, पैदा होने के बाद का जो समय है, उसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी। तो यानी हमारे टाइम पीरियड को किन 2 हिस्सों में बांटा गया है? BC यानी बिफोर क्राइस्ट और AD यानी एनो डोमिनी। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि AD की फुल फॉर्म क्या है या BC की फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आप मार्क कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम अपना पहला टॉपिक हमारे एशियन हिस्ट्री के अंदर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक या इसके बारे में हमें जानने से पहले कि इनमें क्या क्या चीज़ें मिली, क्या रिसर्च की, इससे पहले मैं आपको इससे पीछे की स्टोरी सुनाना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में हमें कैसे पता चला। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे हमें इसके बारे में पता कहाँ से चला
कि 1860 के अराउंड एक बार रेलवे ब्रिज का काम जो है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहाँ के रेलवे इंजीनियर्स को एक बहुत बड़ा ईंटों का जो है माउंट यानी कि ईंटों का ढांचा मिला। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस ईंट के ढांचे को हम यूज़ करके उसे हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करें। तो वो सारे इंजीनियर्स जो लेबर्स थे या वर्कर्स थे वो उनको वहाँ से ले गए और उन्होंने उसे कंस्ट्रक्शन का काम किया, बिल्डिंग्स बनाई। जब उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई तो वो सारी बिल्डिंग जो है धीरे धीरे करके सारी डिस्ट्रॉय हो गई, एक एक करते सारी डिस्ट्रॉय होती गई। तो जब वो डिस्ट्रॉय हुई तो सबके मन में ये आ गया कि अभी तो ये नई बिल्डिंग्स बनी थी, ऐसा क्या हुआ कि ये सारी डिस्ट्रॉय हो गई। तो इसके बारे में रिसर्च की गई और जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये जो ईंट इन्होंने यूज़ की थी उसको बनाने के लिए वो कोई अभी हाल ही की बनी की ईंटें नहीं थी, वो कम से कम 4000 साल पुरानी ईंटें थी। यस गाइस, सही सुना आपने कि 4000 साल पुरानी ईंटों का उस समय यूज़ किया गया था। लोगों को बहुत अचंभा हुआ कि 4000 पहले भी यानी लोग रहते थे, 4000 साल पहले भी ईंट का यूज़ हुआ था। तो वहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कि वहाँ से लोगों को इसके बारे में पता लगना शुरू हुआ। तो जब इसके बारे में यहाँ पे ईंट मिली, इसके बाद सेकंड इंसिडेंट होता है हमारा 1920 में। कब होता है हमारा सेकंड इंसिडेंट? 1920 में। 1920 में कनिंघम नाम के हमारे डायरेक्टर जनरल थे एडीआई के। कौन थे? कनिंघम थे एडीआई के डायरेक्टर जनरल। अच्छा, एडीआई क्या होता है, क्या किसी को पता है? एडीआई की फुल फॉर्म होती है हमारी, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एडीआई की फुल फॉर्म क्या है। एडीआई की फुल फॉर्म होती है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। एडीआई की फुल फॉर्म होती है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। तो कनिंघम जो उस टाइम पे एडीआई के डायरेक्टर जनरल थे, उनको जो है एविडेंसेस के रूप में स्क्रिप्ट्स का मिलना या इंस्क्रिप्शंस का मिलना, उनमें बहुत इंटरेस्ट था कि वो उससे रिलेटेड जो है रिसर्च करें। तो उस टाइम में उन्हें कुछ सील्स मिली जो कि बहुत पुरानी थी, लेकिन वो उन सील यानी मोहरे, सील का मतलब क्या होता है? मोहरे। उन मोहरों को देखकर जो है वो आइडिया नहीं लगा पाए कि वो सील शायद कितनी पुरानी थी। तो इसके बाद वो उसके बारे में कुछ नहीं पता लगा पाए, लेकिन हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हो गई थी? कनिंघम से, कि वहाँ पे उन्हें सील्स मिली। उसके बाद 1920 में ही दयाराम साहनी जी, क्या नेम है? दयाराम साहनी जी। दयाराम साहनी जी को 1920 में ही और कुछ सील्स मिली उसी तरीके की जो कनिंघम को मिली थी, और उन्होंने उन सील पे रिसर्च की। तो उन्होंने पता लगाया कि ये जो सील्स हैं वो एटलीस्ट हमारी 4 से 4500 साल पुरानी है। कनिंघम इस बात को पता लगाने में नाकामयाब रहे थे कि वो सील्स कितनी पुरानी है, लेकिन उन्हें वो मिली थी। लेकिन उनके बारे में पता किसने लगाया? मिस्टर दयाराम साहनी जी ने, कि वो सील जो है बहुत पुरानी यानी बहुत पुरानी सभ्यता से रिलेट करती है। इसके बाद 1924 में ए मार्शल, ये भी 1924 में एडीआई के जो है डायरेक्टर जनरल थे। ए मार्शल को भी जो है जब इनके बारे में पता चला कि कनिंघम को कुछ सील्स मिली थी, उसके बाद दयाराम साहनी जी को सील्स मिली, तो उन्होंने भी इसके बारे में और ज़्यादा वास्ट में और ज़्यादा डेप्थ में जाके रिसर्च किया, और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हम सबसे इंट्रोड्यूस किया। तो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता लगाने में किन 3 लोगों का हाथ है? अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से 3 लोग थे कि जिनका साथ जो है, जिनका हाथ था हमारे सिविलाइजेशन को इंट्रोड्यूस कराने में, तो आपका आंसर होगा कनिंघम, दयाराम साहनी, ए मार्शल। इसके अलावा अगर आपको कोई भी नेम दिया जाता है तो वो गलत होगा। अच्छा, मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते पढ़ाते उन कॉन्सेप्ट से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, चाहे वो पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट बनते हैं जो आगे पूछे जा सकते हैं, मैं आपको साथ साथ पढ़ाऊंगी। तो आपको हाँ क्वेश्चन ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हो कि साथ साथ आपको पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चंस आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं साथ में? ताकि आपको जब पढ़ रहे हैं जब भी आपको पता चले कि इस कॉन्सेप्ट से किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। कई बार हम कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं,
लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बन के आएगा। तो साथ ही साथ आपको मैं क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराती रहूँगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपके क्वेश्चंस भी क्लियर होते हैं। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि किसका हाथ था इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम तक इंट्रोड्यूस कराने में। ठीक है, अब आपको पता चल गया है कि कहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुई, किसका रोल था इसको हमें इंट्रोड्यूस कराने में। अब हम पढ़ते हैं आगे कि ये था क्या, कहाँ से शुरू हुआ, मतलब कैसे, कहाँ पे था, इसके बारे में हमें क्या मिला, क्या रिसर्च हुई। अब हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फर्स्ट मेजर कल्टीवेशन इन साउथ एशिया, नाउ इन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस एरिया में मिली हमें? साउथ एशिया में। साउथ एशिया में कौन सा एरिया? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में फिलहाल जो है अलग हो चुका है, लेकिन जब हमारे ब्रिटिशर्स आए थे, मतलब कि जो हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिया का फ्री हुआ था, उससे पहले जो पाकिस्तान के एरिया था वो भी हमारे इंडिया में ही इंक्लूडेड था। तो अब वो एरिया पाकिस्तान में है, लेकिन कुछ हिस्सा इंडिया का, कुछ हिस्सा फिलहाल जो पाकिस्तान है, वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें सबूत मिले और वहाँ पे वो बसी हुई थी। उसके बाद जो हमारी हिस्ट्री है वो यहीं से शुरू होती है। हमारी हिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट, हमारी हिस्ट्री का सबसे पहला चरण कौन सा है? वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ से भी आपको, इन पॉइंट से भी आपको दो क्वेश्चंस बनते हैं जो कि पहले पेपर में पूछे जा चुके हैं कि पाकिस्तान में कौन सी सिविलाइजेशन है जो स्टार्ट हुई थी, या फिर पाकिस्तान में कौन सी सिविलाइजेशन है हमें मिली थी। तो आपका आंसर होगा गाइस इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट आपका इस पॉइंट से क्या क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है हमारी। तो आई होप सो कि अब आप सब बता पाएंगे कि हमारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर जिसका दूसरा नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी है। कंफ्यूज नहीं होना है, हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन में ये दोनों एक ही सिविलाइजेशन के नेम है। इसके बाद मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एडीआई 1920 में इसके बारे में पता चला, उसके 1924 में ए मार्शल ने इसको इंट्रोड्यूस किया। ये दोनों पॉइंट्स आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो शायद दोबारा ने एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें मिली और उसके बारे में रिसर्च हुई, तो हमें वहाँ के लोगों के बारे में क्या क्या पता चला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि डिवीजन ऑफ टाउन, वहाँ का जो शहर था वो कैसा था, किस तरीके से बना हुआ था, किस तरीके से बसा हुआ था। तो गाइज, हम सब जहाँ एरिया में रहते हैं वहाँ हमारे घर कैसे होते हैं, सब एक लेवल पे बने, कोई ऊंचा या कोई नीचा तो नहीं है ना। लेकिन वहाँ के टाउन कैसा था? तो सबसे पहले वहाँ का जो टाउन था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था। दो पार्ट कौन से थे? पहला पार्ट का नाम था यहाँ पे सिटाडेल, एंड सेकंड पार्ट का नाम था यहाँ पे लोअर पार्ट। इन दो पार्ट में हमारा जो एरिया है वो डिवाइडेड था। अब सिटाडेल क्या होता है और लोअर पार्ट क्या होता है? आपने माइथोलॉजिकल सीरियल्स जो है मेरे हिसाब से सब बच्चों ने देखे होंगे कि राजा रानी के घर जो होते थे वो महल होते थे, कितने ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े भवन होते थे, अलग एरिया में बसे होते थे, और एक जगह जो है आम प्रजा का घर होता था। तो उसी को हमने, जो महल वाला कॉन्सेप्ट है, उसी को हमने नेम दिया है सिटाडेल, और जो हमारे आम जनता का जो घर थे उस कॉन्सेप्ट को नाम दिया है लोअर पार्ट। यानी कि जो शहर था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक साइड थे बहुत ऊंचे ऊंचे घर और एक साइड थे छोटे छोटे आम घर। तो इस कॉन्सेप्ट से रिसर्चर्स ने पता लगाया कि शायद जो सिटाडेल होंगे वहाँ पे ऊंची कास्ट के या फिर रूलिंग पार्टी के लोग रहते होंगे, और दूसरा जो एरिया है लोअर पार्ट, शायद वहाँ पे नॉर्मल लोग रहते होंगे। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि मैंने यहाँ पे रूलिंग पार्टी का मेंशन किया कि शायद वहाँ पे रूलिंग पार्टी या फिर ऊंची कास्ट के लोग रहते होंगे, लेकिन हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी क्या कोई किंग थे, इसलिए किंग का मेंशन नहीं किया है कि शायद रूलिंग पार्टी या फिर ऊंची कास्ट के लोग रहते होंगे। सिटाडेल को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। सपोज ये हमारी एक शहर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसको दो पार्ट में बांटा गया। दो पार्ट में कैसे? बीच में एक ब्रिक्स की लाइन होती थी, मतलब ब्रिक्स की वॉल होती थी, और इस साइड होते थे हमारे महल टाइप घर, मतलब बड़े बड़े घर जो थोड़ी ऊंचाई पे होते थे, और इस साइड होते थे हमारे छोटे छोटे घर जिसको हम लोअर पार्ट बोलते हैं। तो ये है हमारा सिटाडेल एंड ये हमारा लोअर पार्ट।
आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सिटाडेल लोअर पार्ट का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिटाडेल कहाँ पे मिले थे, तो आपका आंसर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे हमारा सिटाडेल से क्वेश्चन बनता है। सेकंड पार्ट है हमारा रोड्स, वहाँ की रोड्स कैसी थी। हमारे यहाँ की रोड्स कैसी हैं, पक्की रोड है, किसी के यहाँ कच्ची रोड होती है। तो आप सबको लग रहा होगा कि अरे 4000 साल पुराने की पहले की बात है, उन्हें क्या पता होगा कि रोड पक्की भी बन सकती है, कच्ची रोड होती होगी मिट्टी वाली। लेकिन नहीं, उनकी जो रोड हमें वहाँ पे मिली, उस शहर में जो रोड थी वो भी पक्की रोड थी। पक्की इन द सेंस कि उन रोडों पे भी ईंटें बिछी हुई थी, ईंटों जैसी पक्की रोड थी वो। और दूसरी खासियत उनकी क्या थी कि वहाँ की जो रोड थी वो ग्रिड सिस्टम की थी। मतलब उसका डिज़ाइन कैसा था, ग्रिड सिस्टम जैसा डिज़ाइन था। ग्रिड सिस्टम क्या होता है कि सपोज एक रोड ये जा रही है एंड एक रोड ये जा रही है, और बीच में से उसको दूसरी रोड कट कर रही है। इसको देख के आपको कुछ याद आया होगा कि मैथ्स में आप पढ़ते थे, बार डायग्राम बनाते थे, पाई बनाते थे, चार्ट, तो ग्राफ वगैरह बनाते थे, तो इसी तरीके के पेपर में बनाते थे। तो इसी को बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। इनकी जो रोड थी वो इस तरीके से बनी हुई थी, और जो उनकी रोड्स थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी। यानी कि इनकी रोड्स किस पे कट करती थी, आपने आपको राइट एंगल पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी रोड थी, कहाँ की रोड जो है 90 डिग्री पे कट करती थी, तो आपका आंसर होगा गाइस इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन पता चल गया कि यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन बनता है। सेकंड है हमारा ड्रेनेज सिस्टम, कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी के आने जाने की व्यवस्था कैसी थी। अब पानी के आने जाने की व्यवस्था मतलब मेरा मतलब है नालियों से, कि नालियाँ कैसी थी वहाँ पे, किस तरीके की नालियाँ बनी हुई थी। हमारे यहाँ नालियाँ कैसी होती हैं, किसी के यहाँ खुली नालियाँ हैं, किसी के यहाँ अंडरग्राउंड नालियाँ हैं। तो उस टाइम की नालियाँ कैसी थी, अंडरग्राउंड नालियाँ थी। आप गाइस एक बार देखिए कि जो चीज़ें मैं आपको बता रही थी, उन लोगों का माइंड कितना डेवलप था कि वहाँ पे इतनी उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हुई थी, इतने दिमाग से उन्होंने उन चीज़ों को प्लान किया गया था। उनकी जितने भी नालियाँ थी वो प्रॉपरली जो है अंडरग्राउंड प्लान थी और अच्छे से बनी हुई थी, और एक से एक जो है कनेक्ट होकर आगे जाके एक बड़े नाले में कन्वर्ट हो रही थी। तो जब ड्रेनेज सिस्टम की बात हुई, वहाँ रिसर्च की गई, तो सारी जो है ब्रिक से ढकी हुई थी, ब्रिक से बनी हुई थी, एकदम पक्की नालियाँ थी। तो यहाँ पे भी उनसे पता चलता है उनका माइंड बहुत तेज था, और उन्होंने ढंग से जो है अपने शहर को प्लान किया था। पहले पूरा शहर प्लान किया गया था, उसके बाद उन्होंने शायद वो शहर बसाया होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि कभी उन्होंने नालियाँ बना दी, कभी अंडरग्राउंड नालियाँ बनी, फिर उसके ऊपर घर बने, नहीं। शायद पहले पूरी की पूरी सभ्यता प्लान की गई थी और उसके बाद उसे बसाया गया। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बर्न ब्रिक्स, कि वहाँ से हमें ईंटें किस प्रकार की मिली। अब हम अपने घरों को बनाने में किस तरीके की ईंटों का यूज़ करते हैं, पकी हुई ईंटें, यानी कि भुनी हुई ईंटें। लेकिन उस समय भी वो लोग इतने डेवलप थे, उनका दिमाग इतना तेज था कि उन्हें पता था कि उन्हें किस तरीके की ईंटों का यूज़ करना है, बर्न ब्रिक्स की ईंटों का, ताकि उनके घर जो है बारिश आए या कुछ भी तूफान वगैरह आए तो जल्दी डिस्ट्रॉय ना हो। तो ये भी वहाँ से हमें पता चला कि वहाँ से हमें बर्न ब्रिक्स मिली थी। तो ये भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको बर्न ब्रिक्स कौन सी सिविलाइजेशन से मिली थी, तो आपका आंसर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। साथ ही में एक चीज़ और नोट करने वाली है कि वहाँ से हमें ब्रिक्स तो मिली थी, लेकिन वहाँ से हमें स्टोन का कोई भी प्रमाण नहीं मिला था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टोन नहीं मिला था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या स्टोन मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो आपका आंसर होगा नो। गाइस साथ साथ मैं दोबारा बोल रही हूँ, सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करते रहना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको सारे पता होने चाहिए। इससे जो है आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। सेकेंड हम उसके बारे में बात करेंगे एग्रीकल्चर कैसा था वहाँ पे। अब जाहिर सी बात है, जीवन जीने के लिए, लाइवलीहुड जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता, तो वहाँ पे तो ऑक्यूपेशंस वगैरह आई थिंक सो शायद नहीं होते होंगे जैसे अब हैं। तो वो लोग जीना बसर करने के लिए, यानी कि लाइवलीहुड के लिए वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। अब ये चीज़ कैसे पता चली कि एग्रीकल्चर करते थे, क्योंकि हमें वहाँ से वीट के, बार्ले के और पीस, इन सब के वहाँ से हमें एविडेंसेस मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग एग्रीकल्चर में भी इंडल्ज थे। एग्रीकल्चर वो भी कैसे करते थे, जिस तरीके से यहाँ पे खेती की जाती है हल जोत के, क्योंकि हमें यहाँ से प्लो यानी कि हमारे जो हल होते हैं वो भी हमें वहाँ से मिले हैं। तो इससे हमें पता चलता है वो भी हल का यूज़ करके एग्रीकल्चर करते थे। अब एग्रीकल्चर से भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, और वो क्या निकलता है कि बैकबोन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ
कि बैकबोन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बैकबोन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा एग्रीकल्चर। ये भी एसएससी सीजीएल में पहले पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि बैकबोन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, तो आपका आंसर होगा गाइस एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन एंड सिल्वर। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले कॉटन और सिल्वर का यूज किया गया था, उन्होंने ही इसको प्रोड्यूस किया था। अब ये चीज़ हमें कैसे पता चली, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो कि सिल्वर से बनी हुई थी, प्लस वहाँ से हमें कॉटन का हैंड वोवन कपड़ा, और जिससे हम मशीन से यानी कि जिस चरखे से पहले तो हमने देखा होगा ना गांधी जी चरखा चलाते थे, चरखा काटते थे, उस तरीके का चरखा भी हमें वहाँ से मिला है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग कॉटन एंड सिल्वर का भी यूज़ होते थे। तो इस पॉइंट से भी हमारा एक क्वेश्चन निकल के आता है कि कौन सी सिविलाइजेशन है जिसने सबसे पहले कॉटन एंड सिल्वर का यूज़ किया, या फिर किसने सबसे पहले प्रोड्यूस किया, तो आंसर होगा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक चीज़ और यह ध्यान रखेगा कि आयरन का यूज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे कॉटन सिल्वर गोल्ड ये सब तो हमें मिला है, लेकिन आयरन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। आयरन का प्रमाण हमें कहाँ से मिला था, हमारी सेकंड सिविलाइजेशन जो कि थी हमारी आयरन एज। इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है बोट मेकिंग, कि वहाँ से हमें क्या क्या एविडेंसेस मिले, बोट के एविडेंसेस मिले, हमें हमारे सील मेकिंग के एविडेंसेस मिले, यानी हमें वहाँ से जो है मोहरें मिली हैं बहुत सारी, वहाँ से हमें जो है ब्रॉन्ज के यानी कांसे की मूर्तियाँ, कांसे से बने हुए ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। तो हमें वहाँ से क्या मिला है, बोट मिला है, मोहरें मिली हैं और ब्रॉन्ज मिला है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने सील मेकिंग का मेंशन किया है। सील क्या होता है, मोहरें आपने देखी होगी, मोहर बनी होती है, जैसे हम किसी भी डॉक्टर के जाते हैं तो वो अपने स्टैंप लगा के देता है, इससे किससे मतलब मोहर सील्स होती थी। सील्स में जो है अलग अलग तरीके के जानवर बने होते थे, जैसे कि यूनिकॉर्न हो गया, या फिर राइनोसोरस हो गया, या फिर बफेल बुल हो गया, मतलब इस तरीके के उस पर जो है जानवर बने रहते थे। और कुछ उस पर उस टाइम की जो लैंग्वेज थी, शायद जो लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते होंगे वो उस पर बनी होती थी। उस लैंग्वेज को आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया, क्योंकि वो लैंग्वेज किसी को आती नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स ने बहुत रिसर्च करी कि क्या पता किसी तरीके से उस लैंग्वेज में क्या लिखा है हम पता कर पाएँ, लेकिन उस लैंग्वेज को आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। तो गाइस सील मेकिंग से भी यहाँ हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि सील मेकिंग जो है वो किस चीज़ से की जाती थी, सील किससे बनी होती थी। अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो सील्स हैं वो किससे बनी होती थी, तो आपका आंसर होगा टेराकोटा। सील्स बनाने के लिए किस ऑब्जेक्ट का यूज होता था, टेराकोटा का। अब टेराकोटा क्या होता है, चिकनी मिट्टी आप सबने देखी है, सब बच्चों ने खेला भी होगा बचपन में, अभी बच्चे चिकनी मिट्टी से खेलते हैं। तो टेराकोटा भी एक तरीके से चिकनी मिट्टी जैसा ही मटेरियल है, जिसको हम सील बनाने में, मतलब वो उस टाइम के लोग सील बनाने में यूज़ करते थे। दूसरा, सील जो है ट्रेड में भी यूज़ होती थी। कहाँ यूज़ होती थी सील, ट्रेड के अंदर। सील को ट्रेड के अंदर भी यूज़ किया जाता था। अब ये चीज़ हमें कैसे पता चले कि वहाँ वो लोग ट्रेडिंग में भी इंटरेस्ट थे, वो लोग ट्रेड भी करते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया इजिप्ट के पास एक जगह है, मेसोपोटामिया में भी जब हमने रिसर्च की, जब वहाँ पर खोजबीन हुई, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरियाज़ में जो हमें सील मिली थी, मेसोपोटामिया में भी हमें सेम वही सील मिली है। तो यानी कि यहाँ से ये जो है गेस किया गया, ये सोचा गया कि ज़रूर मेसोपोटामिया और इनके इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बीच में कोई लिंक होगा, ये लोग शायद आपस में ट्रेड या कॉमर्स करते होंगे, इसलिए इनकी सील्स जो है एक जगह से दूसरी जगह गई है। तो अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी सिविलाइजेशन है जो ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स में इंडस थी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आंसर होगा ही आपका। लेकिन अगर पूछा जाए कि आपको कैसे पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ट्रेड एंड कॉमर्स में भी इंडस थी, तो उसका प्रूफ क्या है, सील, क्योंकि सील्स हमें मिली है मेसोपोटामिया की साइड से। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी जो ट्रेड एंड कॉमर्स में भी इंडस थी, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमें वहाँ से क्या मिला,
हमें वहां से मदर गॉडेस का स्कल्पचर मिला। स्कल्पचर का मतलब क्या होता है, वहां से हमें मदर गॉडेस की मूर्ति मिली। वहां से हमें एक देवी हम कह नहीं सकते कि वो कौन सी देवी थी, उसका कोई नाम हमें नहीं पता है, लेकिन एक ऐसी मूर्ति थी जो एक फीमेल के रूप में थी। तो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई गॉडेस है जिसकी वो लोग पूजा किया करते होंगे। तो हमें वहां से क्या मिला, मदर गॉडेस का मूर्ति मिली। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि जो मदर गॉडेस की हमें मूर्ति थी वो कौन सी सिविलाइजेशन से मिली थी। तो आप सबका आंसर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, ट्रेड। ट्रेड का मतलब आप सबको पता होगा कि ट्रेड क्या होता है, जो भी हम सामान या फिर कॉमर्स की हम एक्टिविटीज में बिजी होते हैं, सामान बेचना, सामान खरीदना, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। तो वो लोग भी जो है इस चीज में जो है बिजी थे, इस चीज में इंडल्ज थे। ये चीज हमें कैसे पता चली, मैंने आपको याद होगा तो लास्ट पॉइंट में बताया था कि हमें सील्स मिली थी मेसोपोटामिया साइड से। तो वहां से हमें पता चला कि वो लोग ट्रेड भी करते थे, लेकिन उनका जो ट्रेड है मेनली किस बेसिस पे होता था, यहाँ पे हमें वो ध्यान देना है कि वो लोग ट्रेड बार्टर सिस्टम पे करते थे। बार्टर सिस्टम आपको पता होगा, आपने पहले 11th-12th में या फिर उससे पहले क्लासेस में पढ़ा होगा। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में हम पैसों की जगह सामान ही देते हैं। सपोज मैंने किसी से जाके वीट खरीदा, गेहूं खरीदे और उसे बदले में मैंने चावल दे दिए, या फिर मैंने किसी से जाके एक टॉफी खरीदी और बदले में मैंने उसे दूसरी टॉफी दे दी। तो ये क्या हो गया, सामान के बदले सामान देना, इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो ट्रेड किस बेसिस पे करते थे, बार्टर सिस्टम पे। अब हमें ये कैसे पता चला कि बार्टर सिस्टम पे करते थे, क्योंकि हमें वहां से कोई भी किसी तरीके के कॉइन्स, इस तरीके का कोई एविडेंस नहीं मिला है। तो इसलिए ये एज्यूम किया गया कि वो लोग शायद बार्टर सिस्टम में ही ट्रेड करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, टेम्पल्स। गाइज हमें वहां से कोई भी टेम्पल्स के एविडेंस नहीं मिले हैं। हमें वहां पे पूरा शहर मिला बसा हुआ, लेकिन वहां पे कोई भी टेम्पल नहीं था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई टेम्पल देखने के लिए मिला था, तो आपका आंसर होगा नो। नेक्स्ट हमें वहां से क्या पता चला कि वो लोग जो थे वो अर्थ की पूजा करते थे, पीपल ट्री की पूजा करते थे, पशुपति महादेव और एनिमल्स की पूजा करते थे। इन सब के भी हमें वहां से एविडेंसेस मिले हैं, जब भी वहां पे हमें मेंशन किया गया कि वो इन लोगों की पूजा करते थे। पशुपति महादेव क्या होता है, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन बनता है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पशुपति महादेव या फिर उसको आप बोल सकते हैं प्रोटो शिवा। क्या बोल सकते हैं गाइस, प्रोटो शिवा। एक नाम है इसका पशुपति महादेव और दूसरा नाम है इसका प्रोटो शिवा। प्रोटो शिवा यानी कि शिव का एक रूप, शिव के जैसे अलग अलग रूप होते हैं, तो ये भी एक रूप का नाम उन्हें दिया गया है, प्रोटो शिवा या पशुपति महादेव। इसकी भी उन्हें मूर्ति वहां पे मिली है। तो ये अज्यूम किया गया, ये गेस किया गया कि शायद वो लोग उनकी पूजा किया करते थे। उसके बाद बहुत सारे टेराकोटा टॉयज हमें वहां पे मिले हैं। मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था टेराकोटा के बारे में, आपको शायद याद आ रहा होगा। अभी एक पॉइंट में मैंने बताया था आपको कि वहां पे हमें सील्स मिली है, और वो सील्स किससे बनी हुई थी, टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है, चिकनी मिट्टी एक तरीके की। क्या होता है गाइस टेराकोटा, एक तरीके की चिकनी मिट्टी। तो वहां से हमें टेराकोटा से बने हुए बहुत सारे टॉयज मिले हैं, और उसमें हमें एनिमल्स भी मिले हैं। कौन कौन से एनिमल्स मिले हमें टेराकोटा से बने हुए, वहां पे हमें बफेलो मिला है टेराकोटा से बना हुआ, वहां पे हमें बुल मिला है, वहां पे हमें शीप मिला है, वहां पे हमें पिग भी मिला है। ये डिफरेंट एनिमल्स है जिनके हमें टेराकोटा टॉयज वहां पे मिले हैं। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन से जानवरों के टेराकोटा टॉयज मिले हैं। आप एक बार एसएससी सीजन में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन सा टेराकोटा टॉयज जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिला था। तो वहां पे ऑप्शन में 4 चीजें दी गई थी। फर्स्ट था काओ, दूसरा था बफेलो, अगला था बुल एंड नेक्स्ट था पिग। तो आपको यहाँ देख के बताइए कि यहाँ पे कौन सा टेराकोटा टॉयज हमें नहीं मिला था। तो यहाँ पे हमें नहीं मिला था काओ का, तो आपका आंसर होगा काओ। कई बार कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं,
तो आपको ये सारी चीजें अपनी माइंड में रखनी है। तो काओ का टेराकोटा टॉयज हमें वहां से नहीं मिला था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट टू इन्वेंट आर्ट ऑफ राइटिंग। आर्ट ऑफ राइटिंग यानी कि लिखने के तरीका, ये कहाँ से सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब हमें ये कैसे पता चला कि वो लोग पहले थे जिन्होंने आर्ट ऑफ राइटिंग को डिस्कवर किया था? क्योंकि मैंने आपको बताया था वहां से हमें सील्स मिली थी जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, जिनके ऊपर कुछ इस तरीके से कुछ लिखा हुआ था। अब वो लैंग्वेज आज तक तो डिकोड नहीं हो पाई है कि वो क्या लिखा हुआ था, लेकिन हमें यहाँ ये देख के पता चल रहा है कि शायद ये इनकी कोई लैंग्वेज थी जिसमें उन्होंने कुछ लिखा हुआ था। तो यहाँ से ये पॉइंट आता है कि सबसे पहले राइटिंग का किसने स्टार्ट किया था? तो आपका आंसर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इनकी राइटिंग की भी एक बात थी कि ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे। कैसे लिखते थे ये लोग गाइस? राइट टू लेफ्ट। अब हमारा भी लिखने का तरीका कैसा है? हमारा तरीका है लिखने का लेफ्ट टू राइट, लेकिन इनका स्पेशल क्या बात थी? उनका लिखने का क्या तरीका था? राइट टू लेफ्ट। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थिंग्स मेड ऑफ शेल एंड मेटल। जो भी चीजें हमें वहां से मिली वो ज्यादातर या तो शेल से बनी हुई थी या फिर मेटल से बनी हुई थी। कौन कौन से मेटल की चीजें हमें वहां से मिली है? वहां से हमें मिली है कॉपर की बनी हुई चीजें, जिंक की बनी हुई चीजें, गोल्ड से बनी हुई चीजें एंड सिल्वर से बनी हुई चीजें। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा मेटल हमें वहां से मिला है। कॉपर से बना हुआ, जिंक से बना हुआ, गोल्ड से बना हुआ एंड सिल्वर से बना हुआ। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी मेंशन कर दिया था कि हमें आयरन नहीं मिला है वहां से। कई बार ये भी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या आयरन इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला था? तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि वहां से हमें 4 मेटल्स मिले हैं, कॉपर, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। ओके गाइज, अभी मैंने आपको एक ब्रीफ इंटरव्यू दे दिया है, आपको मैंने एक डिटेल दे दी है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि हमें वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, उनकी सभ्यता कैसी थी, हमें वहाँ से क्या रिसर्च हुई। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी साइट्स के बारे में। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये एक पूरा का पूरा एक कल्चर है, लेकिन इसके अंदर हमारी बहुत सारी साइट्स आती है, यानी कि बहुत सारी जगहों पे हमें इनसे रिलेटेड चीज़ें मिली हैं और जहाँ जहाँ से भी हमें इनके एविडेंसेस मिले वो इनके एक अलग साइट बन गई। जैसे कि इनकी एक साइट है हड़प्पा, फिर मोहनजोदारो, चाहनुदारो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, सरकोटाडा एंड धोलावीरा। तो ये सारी साइट्स हैं हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आती हैं। अब ये सारी साइट्स जो हैं एक ही टाइम पे नहीं मिली थी, ये आपको ध्यान रखना है। इन सब साइट्स को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सारी साइट एक ही टाइम पीरियड के अंदर मिली थी। सपोज मान लो 1921 से लेके 1950 तक का, या फिर आप जो भी टाइम ले लो, उनके टाइम के अंदर ही हमें सारी साइट्स मिली थी। एक जगह पे ये सारी साइट्स नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सब एक ही टाइम फ्रेम के अंदर मिली थी। तो अब हम इन सारी साइट्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहले किस साइट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं? हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा साइट के बारे में। अब सबसे पहले हमें जो साइट हमारी डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पा साइट, इसलिए ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम भी है हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो चलिए अब हम हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सबसे पहली साइट थी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज करी गई, तो ये साइट हमें सबसे पहले मिली थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे पहली साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कौन सी थी, तो आप सबका आंसर होगा हड़प्पा साइट। और इस साइट के नाम पे ही हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम पड़ा था हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्योंकि यही सबसे पहले साइट मिली थी। तो यहाँ से भी आपके याद रखिएगा 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे पहली साइट हमारी कौन सी थी, तो आपका आंसर होगा हड़प्पा साइट। और दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नेम क्या है? हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो अब हम डिटेल में हड़प्पा साइट के बारे में पढ़ेंगे कि वो किसने खोजी, वो किस जगह मिली, वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिली, उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई। तो गाइस अब धीरे धीरे हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहला पॉइंट है, हड़प्पा साइट इज एक्सकवेटेड बाय दयाराम साहनी जी। हड़प्पा साइट को किसने खोजा था? दयाराम साहनी जी ने। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कैसे हुई, तो शायद आपको याद होगा कि मैंने उसमें मेंशन किया था दयाराम साहनी जी के बारे में। दयाराम साहनी जी को कुछ सील्स मिली थी, कुछ इंस्क्रिप्शंस मिली थी, जिन पे उन्होंने रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि ये हमारी बहुत पुरानी सभ्यता से रिलेट करती हैं। तो उन्हें जिस जगह पे वो सारी चीज़ें, सारे एविडेंसेस मिले थे, उस साइट को नाम दिया गया हड़प्पा साइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा साइट को किसने एक्सकवेट किया था, तो आप सबका आंसर होगा दयाराम साहनी जी ने। और किस टाइम पीरियड में ये साइट उनको मिली थी? 1921 टू 1923। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर ईयर क्यों नहीं मेंशन किया है मैंने, यहाँ पे एक टाइम पीरियड क्यों मेंशन है कि 1921 से लेकर 1923? क्योंकि पहले उन्हें एविडेंसेस मिले, फिर उन्होंने उसके बारे में रिसर्च की। रिसर्च करते करते उनको पता चला कि बहुत पुरानी सभ्यता से रिलेट होती है। तो इस पूरे काम में जो है कुछ टाइम लगा, तो इसलिए यहाँ पे टाइम फ्रेम मेंशन किया जाता है कि किस टाइम फ्रेम के अंदर ये काम हुआ था। तो कब हुआ था गाइस? 1921 से लेकर 1923 बाय दयाराम साहनी जी। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि ये हड़प्पा साइट कहाँ पर है, यानी कि ये जगह कहाँ पर मिली, वहाँ के लोग किसके किनारे रहते थे। तो ये साइट हमें किस रिवर के किनारे मिली है? रिवर रावी के किनारे। मैंने आपको मेंशन किया था कि जितनी भी हमारी साइट्स मिली है वो ज़्यादातर किसी ना किसी रिवर के किनारे मिली हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जितनी भी साइट्स मैं आपको पढ़ाऊंगी, कौन सी साइट किस रिवर के किनारे है, कौन से बैंक के पे है, ताकि आपको याद रहे। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर टिक कर सके। तो हड़प्पा साइट हमारी कौन से बैंक पे है? रावी रिवर की। और रावी रिवर कहाँ है गाइस? पाकिस्तान के पंजाब में, जो पंजाब डिवीजन के पहले इंडिया में था और अब वो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट हमें क्या क्या मिला वहाँ से? हमें वहाँ से स्टोन डांसिंग नटराज मिला, यानी कि नटराज की मूर्ति आप सबको पता होगा ना, डांसिंग फिगर है, डांसिंग गोट के तरह एक मूर्ति है। तो वैसे ही मूर्ति हमें स्टोन की हमें हड़प्पा साइट से मिली थी। वहाँ पे हमें सीमेंट्री मिली। सीमेंट्री क्या होता है? जैसे हमारे मुर्दा घर या शमशान घाट होते हैं जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, वो होता है सीमेंट्री। हमें वहाँ से इसके भी एविडेंसेस मिले हैं। सेकंड, हमें क्या क्या मिला यहाँ से? हमें मिली है यहाँ से ग्रेनरीज। ग्रेनरीज क्या होती है? जब हम खेती करते हैं, जैसे हमने अनाज उगाया, ये सपोज कोई भी हम चीज़ की खेती करते हैं, तो वह जहाँ पे हमने वो अनाज स्टोर किया है उसको हम बोलते हैं ग्रेनरीज। तो वहाँ से हमें ग्रेनरीज के भी एविडेंसेस मिले हैं। नेक्स्ट हमें वहाँ से क्या मिला है? बुलोक कार्ट्स। बुलोक कार्ट्स क्या होते हैं? बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी भी वहाँ से मिली है। अगला है कॉफिन। कॉफिन मिले हैं आपको। कॉफिन का क्या मतलब होता है? आपने ताबूत देखे होंगे, जब हमारे जितने भी अगर सोल्जर है, कोई भी शहीद होता है, तो उनकी यात्रा में उनको किस में ले जाया जाता है? एक लकड़ी का बॉक्स जैसा होता है, उसी को हम ताबूत और कॉफिन बोलते हैं। तो हमें वहाँ से कॉफिन्स भी मिले हैं जिसमें लोगों को शायद दफनाया जाता होगा। नेक्स्ट हमें वहाँ से किस चीज़ के एविडेंस मिले हैं? ग्रेवयार्ड के। ग्रेवयार्ड यानी वही शमशान घाट के। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा बनता है कि हमें वहाँ से मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है। इसके बारे में मैंने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़ाया था उसके बारे में, तो वहाँ पे भी मेंशन किया था। तो अगर आपसे सिविलाइजेशन पूछा जाए कि कौन सी सिविलाइजेशन में वो मूर्ति मिली थी, तो आपका आंसर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर साइट के बारे में पूछा जाता है कि कौन से साइट पे मिली थी, तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा की साइट पे हमें ये मूर्ति मिली थी। उसके बाद हमें वहाँ से और किस चीज़ के एविडेंस मिले? वहाँ से हमें लेबर हाउसिंग। लेबर हाउसिंग मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स मिले हमें इस तरीके से बने हुए 12। तो इसको देख के ये अंदाज़ा लगाया गया कि वहाँ पे जो लोग लेबर क्लास के होंगे, शायद जो खेती में या फिर कहीं लेबर का काम करते होंगे, वो वहाँ पे शायद रहते होंगे, क्योंकि उनका साइज इतना स्मॉल था कि वहाँ पे लेबर क्लास के शायद लोग रहते होंगे। या फिर दूसरा एजम्पशन क्या है उस जगह के बारे में, या तो लेबर क्लास उन्हें यूज़ करती होगी या फिर वो जगह गेहूँ स्टोर करने के लिए यूज़ होती होगी। और ये भी हमें कहाँ मिला है? रिवर के बैंक पे मिला है। इसलिए इसको हम एग्रीकल्चर से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें पानी की ज़रूरत होती है, इरिगेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो इसलिए
हमने ये सोचा कि अगर ये रिवर बैंक के किनारे मिले हैं तो ज़रूर यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम होता होगा, या तो यहाँ पे ग्रेनरी स्टोर की गई होगी या फिर जो खेतों में लोग काम करते थे वो शायद यहाँ पे रहते होंगे। नेक्स्ट हमें वहाँ से एक फॉरेन ग्रेव मिली है, यानी कि हमें एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें शायद किसी फॉरेनर का स्केलेटन मिला है। अब कैसे हमें पता लगा कि वो स्केलेटन किसी फॉरेनर का है, वो उस टाइम पे जो लोग रहते थे उनका नहीं है? क्योंकि उसकी जो हमारे स्केलेटन की हाइट थी वो नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा थी, जो बाकी फॉरेन की जगह में पाए जाते थे लोग। तो इसलिए रिसर्चर्स ने ये एजम्पशन लगाई कि शायद वो जो ग्रेव है वो शायद किसी फॉरेनर की है। तो यहाँ से अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गाइस, मार्क करना कि फॉरेन ग्रेव हमें कहाँ से मिली थी, तो आप सबका आंसर क्या होगा? हड़प्पा साइड से। नेक्स्ट हमें वहाँ पे टॉय कार्ट मिली है, मेकअप बॉक्स मिले हैं जो कि सारे टेराकोटा से बने थे। टेराकोटा मैंने आपको मेंशन किया था, एक चिकनी मिट्टी जैसा पदार्थ होता है जिससे वहाँ पे चीजें बनाई जाती थी। लेकिन वहाँ पे एक जो सबसे डिफरेंट चीज थी वो हमें क्या देखने को मिली, जो अभी भी हम यूज करते हैं, जिसका आज भी यूसेज है, हमें वहाँ से स्वास्तिक का मार्क मिला है। स्वास्तिक आपको पता है ना, पूजा पाठ में हम स्वास्तिक बनाते हैं अपने घर में, तो वही स्वास्तिक का मार्क भी हमें हड़प्पा साइड से मिला है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वास्तिक मार्क कहाँ से मिला, तो हड़प्पा साइड से मिला है। अब जो जितने भी एविडेंसेस मिले हैं हमें हड़प्पा साइड से रिलेटेड, वो हमें अलग अलग जगहों से मिले हैं। तो किस कहाँ से मिला हमें? कुछ अफगानिस्तान से मिले हैं, कुछ हमें जम्मू से, कुछ बलूचिस्तान से एंड कुछ गुजरात से। तो ये 4 जगह है जिससे हमें हड़प्पा साइड से रिलेटेड चीजें मिली हैं। तो अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि हड़प्पा साइट किसने खोजी, वो कहाँ थी और वहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली। आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें कौन सी साइट से क्या खास चीज़ मिली, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आपको ये चीज़ कौन सी साइट से मिली और ये चीज़ कौन सी साइट से रिलेवेंट है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अब हम अपनी नेक्स्ट साइट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट साइट हमारी कौन सी है? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो मूवी के बारे में आपको मैंने बताया था कि आप ज़रूर देखना मोहनजोदारो मूवी, तो आप शायद ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि उन्होंने इस सभ्यता के कल्चर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घर में रहते थे, तो आपको रिलेट करके समझने में बहुत आसानी होती। तो मोहनजोदारो को किसने ढूंढा था? जैसे हड़प्पा साइट को दयाराम साहनी जी ने ढूंढा था, इस तरीके से मोहनजोदारो साइट की डिस्कवरी किसने की थी? रखलदास बैनर्जी ने 1922 में। जिस तरीके की सील्स, जिस तरीके के इंस्क्रिप्शंस हड़प्पा साइट पे मिले थे, सेम उसी तरीके की जो है हमें चीजें पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे मिली थी। कहाँ मिली थी गाइस? हमें पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे हमें ये चीजें मिली थी। तो इनसे रिलेट किया गया कि जो चीजें वहां मिली उसी तरीके की कुछ चीजें हमें यहाँ भी मिली, तो शायद ये एक ही सभ्यता का पार्ट है, इसलिए इसको भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंक्लूड किया गया और इस साइट का नाम पड़ा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो कहाँ है गाइस? इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के किनारे। अब मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड, मतलब जहाँ पे बहुत सारी लाशें मिली हो, क्योंकि मोहनजोदारो में कहा जाता है कि जब खोज की जा रही थी तो वहां से बहुत सारे लोगों के स्केलेटन्स मिले थे, तो इसलिए यहाँ इस जगह को माउंड ऑफ डेड भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माउंड ऑफ डेड किस साइट का दूसरा नेम है, तो आपका आंसर होगा मोहनजोदारो। अब जिस तरीके से हमें हड़प्पा साइट्स पे बहुत सारी चीजें मिली, बहुत सारी जगहें मिली, इस तरीके से मोहनजोदारो में भी हमें बहुत सारी चीजें मिली। तो वहां से हमें क्या मिला गाइस? ग्रेट बाथ, यानी कि एक ऐसा बाथ, एक स्विमिंग पूल टाइप का एरिया जो कि बहुत बड़े एरिया में था। तो वहां से हमें उस तरीके का एक बाथ मिला। तो ये सोचा गया कि इतने बड़े बाथ में क्या होता होगा, शायद कोई रिचुअल होगा, शायद किसी पूजा से पहले स्नान करते होंगे। जैसे आपने देखा होगा जैसे छठ पूजा मनाई जाती है तो वहां पे क्या होता है, पानी में खड़े होके पूजा करनी होती है, तो शायद कुछ इसी तरीके का कोई रिचुअल होगा किसी पूजा से पहले नहाने का, तो इसलिए शायद वो ग्रेट बाथ बना होगा। और जो वो हमारा ग्रेट बाथ बना है उसको भी बहुत प्रॉपरली तरीके से उन्होंने प्लान किया था।
प्रॉपर वॉल से बना हुआ था, प्रॉपर उसमें पानी के आने की फैसिलिटी थी, प्रॉपर उसका ड्रेनेज सिस्टम भी उन लोगों ने बनाया था। उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने थे, शायद वो बाथरूम होंगे जहाँ पे अपने क्लोथ चेंज करते होंगे लोग। और वहीं पे जो है पास में एक वेल भी था, कुआं भी था, जहाँ से शायद उसमें ग्रेट बाथ में पानी आता होगा। तो ये भी एग्जाम में ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि ग्रेट बाथ कौन सी साइड से मिला था, तो हमें मिला था मोहनजोदारो साइड से। एक अगला हमें इम्पोर्टेंट चीज जो हमें यहाँ से मिली, जो खास थी इस साइट के बारे में, हमें ग्रेनरीज तो बहुत अलग अलग जगह से मिली, साइड से मिली, लेकिन सबसे टॉलेस्ट ग्रेनरी हमें कौन सी साइड से मिली थी? सबसे बड़ी साइज की ग्रेनरी हमें मोहनजोदारो साइड से मिली थी। इस ग्रेनरी का साइज ऑलमोस्ट कितना था? 45 मीटर लॉन्ग था एंड 15 मीटर वाइड था। सबसे बड़ी ग्रेनरी हमें कहाँ से मिली? मोहनजोदारो साइड से। हमें यहाँ पे कॉलेजिएट बिल्डिंग यानी कि एक ऐसी जगह मिली शायद जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होकर मीटिंग करते थे, या फिर शायद सारे लोग जहाँ पे बैठ के मिलते होंगे, और वहाँ से हमें असेंबली हॉल के भी प्रमाण पत्र मिले। तो यहाँ से आपको क्या याद रखने की जरूरत है कि ग्रेट बाथ कौन सी साइड से मिला एंड हमें ग्रेनरी कौन सी साइड से मिली, क्योंकि ये दो स्पेशल फीचर्स है मोहनजोदारो साइड के। उसके बाद पशुपति महादेव की मूर्ति भी हमें यहीं से मिली थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे मदर गॉडेस के बारे में बताया था कि वो हड़प्पा साइड से मिली, तो इसी तरीके से पशुपति महादेव यानी कि एक शिव का एक रूप जिसकी मूर्ति हमें मिली। तो ये भी इसका एक बहुत स्पेशल फीचर है जो हमें यहाँ से मिली थी। तो मोहनजोदारो से हमें क्या मिली? पशुपति महादेव की मूर्ति मिली। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के घर किस तरीके से होते थे, दो पार्ट में डिवाइडेड होते थे। एक था हमारा सिटाडेल और दूसरा था लोअर पार्ट। तो इस तरीके के घर हमें कौन सी साइड से मिले थे? इस तरीके के घर हमें मोहनजोदारो साइड से मिले थे, जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड थे। सिटाडेल यानी कि शायद रूलिंग क्लास के रहने वालों का घर, एंड लोअर पार्ट यानी कि नॉर्मल लोगों के रहने का घर। तो नेक्स्ट हमारी साइड जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है चानुदारो। तो मोहनजोदारो के बाद जिस साइट को ढूंढा गया उसका नाम था चानुदारो। तो इस साइट को किसने ढूंढा था गाइस? एन.जी. मजूमदार जी ने। इस साइट को किसने ढूंढा था? एन.जी. मजूमदार जी ने। और कौन से ईयर में? 1931 में। तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि कौन सी साइट को किसने एक्सकवेट किया था, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सेकंड है, ये साइट हमें कहाँ पे बसी हुई मिली? ये साइट इंडस रिवर के बैंक पे बसी हुई मिली पाकिस्तान में। तो ये कहाँ बसी हुई थी? ऑन इंडस रिवर, पाकिस्तान। और इस साइट की सबसे खास बात क्या है? मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि शहर दो पार्ट में डिवाइडेड थे, सिटाडेल एंड लोअर पार्ट। लेकिन ये एक अकेली ऐसी साइट थी जहाँ पे कोई भी सिटाडेल नहीं मिला है हमें। सारा शहर एक ही तरीके से बसा हुआ था, एक ही तरीके के घर थे वहां पे, यानी कि नीचे हाइट पे। वहां पे कोई भी घर का हमें ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जो ऊंचाई पे बना हो। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए साइट विद नो सिटाडेल, तो आपका आंसर होगा चानुदारो। अगला, हमें वहां से क्या मिला है? हमें वहां से ब्रॉन्ज के बुलोक कार्ट के फिगर्स मिले हैं, यानी कि बैलगाड़ी जो कि कांस्य है यानी ब्रॉन्ज से बनी हुई थी, वो भी हमें वहां से मिली है। तो इसकी दो स्पेशल बात है इस साइट की कि हमें वहां से कोई भी सिटाडेल नहीं मिला है, और वहां से हमें कांस्य की बैलगाड़ी मिली है, यानी ब्रॉन्ज की फिगर मिली है किसकी? बुलोक कार्ट की। नेक्स्ट साइट है हमारी जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, वो है लोथल। लोथल साइट शायद आपको सुना हुआ लग रहा होगा, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, आप रेगुलर न्यूज पढ़ते हैं, तो आपने लोथल के बारे में शायद सुना होगा। क्योंकि लोथल जो साइट है आजकल ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि पुर्तगाल के साथ जो है इंडिया एक डील करने वाली है, जिसमें यहाँ पे एक डॉकयार्ड बनाने की बात चल रही है। किसके साथ? पुर्तगाल के साथ इंडिया एक डील करने वाली है, जिसमें यहाँ पे एक डॉकयार्ड बनने वाला है। डॉकयार्ड क्या होता है? जैसे कि हमारे बस स्टैंड होते हैं बसेस के लिए, रेलवे होते हैं हमारे, रेलवे स्टैंड होते हैं हमारे रेल के लिए, एयरपोर्ट होते हैं एयरप्लेन्स के लिए। सेम इसी तरीके के लिए हमारे जहाँ पे शिप्स होते हैं उसके लिए जो जगह बनी होती है उसको हम कहते हैं डॉकयार्ड।
तो पुर्तगाल जो है इंडिया के साथ मिलकर लोथल में डॉकयार्ड बनाने वाला है, इसलिए आजकल ये जगह बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसको किसने ढूंढा, इसकी खोज किसने की। तो 1950 से लेके 1960 के एरा के बीच में SR राव जी ने इसके बारे में खोज की। किसने की इसके बारे में? SR राव। ये कहाँ बसी हुई है? लोथल जगह कहाँ पर है अगर आपको पता हो तो? लोथल हमारे गुजरात में है। कहाँ पर है लोथल? इन गुजरात। तो लोथल में गुजरात में भोगावा रिवर है, उसके किनारे हमें ये साइट बसी हुई मिली। कौन सी रिवर पे? भोगावा रिवर इन गुजरात। एरिया यहाँ का क्या था? 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कहीं कहीं सिटाडेल नहीं है। लेकिन इस एरिया की क्या खास बात है इस साइट की कि यहाँ की जो साइट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन सी 3 पार्ट? पहला है हमारा सिटाडेल, दूसरा है हमारा लोअर पार्ट और तीसरी साइट है हमारी डॉकयार्ड। मैंने अभी आपको डॉकयार्ड के बारे में बताया था कि यहाँ पे डॉकयार्ड बना हुआ मिला था। यहाँ पे डॉकयार्ड के प्रमाण मिले हैं, इसलिए ये आजकल न्यूज में चल रहा है कि यहाँ पे डॉकयार्ड बनाया जाएगा। तो कौन से 3 पार्ट में एरिया डिवाइडेड है? फर्स्ट सिटाडेल, सेकंड है हमारा लोअर पार्ट एंड थर्ड है हमारा डॉकयार्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पे हमें डॉकयार्ड के प्रमाण मिले, डॉकयार्ड के एविडेंसेस मिले, तो क्या आंसर होगा हमारा? लोथल। इसके साथ साथ हमें यहाँ से एक और खास बात पता चलती है इस साइट के बारे में कि यहाँ से हमें राइस के एविडेंसेस मिले हैं, चावल के एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ के लोग चावल कंज्यूम करते थे या फिर चावल की खेती किया करते थे। बाकी हमने पहले जो भी साइट पढ़ी है उनमें हमें राइस का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। हमें लोथल से राइस के बारे में पता चला है कि यहाँ पे शायद राइस की कल्टीवेशन होती थी या फिर शायद यहाँ के लोग उसे कंज्यूम करते थे। उसके बाद हमें यहाँ से चेस भी, इसके भी एविडेंसेस मिले हैं कि शायद यहाँ के लोग चेस खेला करते थे, क्योंकि चेस के एविडेंस भी हमें यहाँ से मिले हैं। इसके बाद यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डॉकयार्ड के साथ वो है कि लोथल जो है इंडिया की पहली पोर्ट सिटी है। हम क्यों कह सकते हैं पहली पोर्ट सिटी? क्योंकि यहाँ से हमें डॉकयार्ड मिला है। अब ये इतने सालों पुरानी सभ्यता है हमारी, तो यानी सबसे पहले यहीं से पोर्ट बना था, उसके बाद बाकी पोर्ट बने होंगे ना। तो सबसे पुराना हमारा पोर्ट, सबसे पहली इंडिया की पोर्ट सिटी कौन सी है आपकी? लोथल। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पोर्ट सिटी कौन सी है या फिर पोर्ट के लिए कौन सी साइट फेमस थी, तो आपका आंसर होना चाहिए गाइस लोथल। इसके बाद हमें यहाँ से 2 शव मिले हैं, उनको कहा जा रहा है कि शायद वो एक कपल के शव थे। 2 स्केलेटन मिले हैं जो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वो किसी कपल के शव थे। इससे ये भी रिसर्चर सोच रहे हैं कि शायद उस टाइम भी सती प्रथा होती हो कि हस्बैंड की डेथ हुई हो तो शायद साथ में वाइफ को दफना गया हो, या फिर वो कोई प्रेमी जोड़ा हो। अलग अलग एजम्पशंस लगाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ से आपको क्या एक खास बात पता चली लोथल के बारे में कि वहां से हमें कपल का स्केलेटन मिला है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कपल ब्यूरल कहाँ से मिला है आपको, तो हमें कहाँ से मिला है गाइस? लोथल से। इसके बाद यहाँ से हमें बीड बनाने की फैक्ट्री भी मिली है। बीड क्या होता है? मन के बीड्स, गर्ल्स को तो पता ही होगा, ब्रेसलेट बने होते हैं बीड्स के, या फिर बॉयज आपने देखा होगा नेकलेस पहनती हैं लड़कियां मोतियों जैसे, तो उनको हम बीड्स कहते हैं। वहां से हमें बीड बनाने की फैक्ट्री भी मिली है। तो यहाँ से हमें लोथल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि SR राव जी ने इसकी खोज की थी। दूसरा पॉइंट, ये कौन से रिवर के किनारे है? भोगावा रिवर इन गुजरात। तीसरा पॉइंट कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है हमारा एरिया, पहला सिटाडेल, दूसरा लोअर पार्ट, तीसरा डॉकयार्ड। ये और अगला पॉइंट कि हमें यहाँ से चावल के एविडेंसेस मिले हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ से चेस के भी एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पोर्ट सिटी भी है, ये इंडिया की फर्स्ट पोर्ट सिटी है, और यहाँ से हमें कपल के ब्यूरल भी मिले हैं। चलो अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट साइट के बारे में कि अगली साइट कौन सी खोजी गई। देखो हम इतनी साइट पढ़ते जा रहे हैं, 1 बाय 1 हमें हर साइट के बारे में पता करने को मिल रहा है। तो अब नेक्स्ट साइट जो हमारी खोजी गई वो है हमारी कालीबंगा साइट। कौन सी है गाइस? कालीबंगा।
अब हम कालीबंगा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको किसने खोजा, यहाँ की क्या खास बात थी, ये कहाँ बसी हुई है। तो कालीबंगा किसने एक्सकवेट की, किसने खोजी? मिस्टर अमलानंद घोष जी ने। गाइस, किसने इसको ढूंढा था, डिस्कवर किया था? मिस्टर अमलानंद घोष ने। और कौन से ईयर में? इन 1953। अब जिस तरह बाकी सारी साइट्स किसी न किसी रिवर के किनारे बसी हैं, तो ये साइट हमारी किस रिवर के किनारे बसी हुई है? घग्गर रिवर। घग्गर रिवर कहाँ है? घग्गर रिवर है हमारे राजस्थान में। घग्गर रिवर कहाँ है? हमारे राजस्थान में। कहाँ पे? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हमारी साइट राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट पे बसी हुई है। अब यहाँ से हमें क्या खास चीजें मिली जो इस साइट को खास बनाती हैं? यहाँ से हमें हल के यानी प्लव के हमें वहां से एविडेंसेस मिले हैं। और यहाँ से हमें 7 फायर ऑल्टर्स मिले हैं। फायर ऑल्टर मतलब शायद जहाँ पे कुछ जलाने का, कुछ भुनने का काम होता हो। और यहाँ से हमें कैमल के बोन्स भी मिले हैं। तो यहाँ से हमें 3 चीजें क्या पता चलती हैं इस साइट के बारे में इम्पोर्टेंट, कि एविडेंस ऑफ प्लव हमें कहाँ से मिले? कालीबंगा साइट से। सबसे पहले कैमल के हमें एविडेंस कहाँ से मिले कि कैमल्स थे, ये भी हमें कालीबंगा साइट से पता चले हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैमल कौन सी साइट से मिले थे, कैमल का एविडेंस कहाँ से मिला था हमें, तो आप सबका आंसर होना चाहिए कालीबंगा साइट। इसके बाद यहाँ से हमें एक और मेजर जो एविडेंस मिलता है वो होता है डबल कल्टीवेशन का। यानी कि यहाँ खेती किस प्रकार होती थी? यहाँ पे 2 तरीके से कल्टीवेशन होती थी, मतलब एक साथ 2 चीजों की खेती। सपोज यहाँ पे वीट ग्रो हो रही है, तो यहाँ पे शायद चावल ग्रो हो रही है। यानी कि ये एक साथ ही 2 चीजों की खेती करते थे। इस तरीके के एविडेंसेस हमें यहाँ से साइट से मिले हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डबल कल्टीवेशन कहाँ पे थी, तो आप सबका आंसर क्या होगा? कालीबंगा साइट। इसके बाद हमें यहाँ से किस चीज के कल्टीवेशन के भी हमें यहाँ से एविडेंस मिले हैं? ग्राम के एंड मस्टर्ड के। तो अब इसमें हमें क्या जरूरी चीजें पता चली कि अमलानंद घोष जी ने इस साइट को डिस्कवर किया। ये साइट हमारी घग्गर रिवर के किनारे बसी हुई है। यहाँ से हमें कैमल के जो है बोन्स मिले, यहाँ से हमें प्लव के एविडेंस मिले। डबल कल्टीवेशन यहाँ होती थी, 2 तरीके की खेती ये लोग एक साथ करते थे। और ग्राम और मस्टर्ड की भी खेती के एविडेंसेस हमें यहाँ पे मिले हैं। तो नेक्स्ट साइट जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है सरकोटाड़ा। नेक्स्ट साइट कौन सी है? सरकोटाड़ा। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको किसने डिस्कवर किया, किसने इस साइट को एक्सकवेट किया? तो मिस्टर जेपी जोशी ने 1964 में इस साइट के बारे में ढूंढा। उनको भी यहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस मिले, जिसके बेसिस पे पता चला ये भी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही रिलेट करती है, ये भी हमारे उसी सभ्यता का हिस्सा है। तो किसने इसको ढूंढा था? मिस्टर जेपी जोशी ने। अब ये कौन सी बैंक पे बसी हुई है, कौन सी रिवर की बैंक पे? तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन रिवर साबरमती एंड भोगावा। ये 2 रिवर, फर्स्ट साबरमती एंड सेकंड भोगावा, अभी जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ये इन दोनों रिवर के बीच में बसी हुई साइट है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी साइट है जो साबरमती और भोगावा दोनों रिवर के बीच में है, तो आपका आंसर होना चाहिए सरकोटाड़ा। नेक्स्ट, इस साइट की क्या खास बात थी? यहाँ से क्या ऐसा खास मिला जो इस साइट को भी खास बनाता है? यहाँ से हमें सबसे पहले हॉर्स के एविडेंसेस मिले कि सरकोटाड़ा में हॉर्स होते थे, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ एनिमल बोन्स मिली हैं। जब उन पर रिसर्च की गई तो पता चला ये हॉर्स की बोन्स हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है कि हॉर्स की बोन्स हमें कहाँ से, कौन सी साइट से मिली थी? तो आंसर है सरकोटाड़ा। नेक्स्ट, अब जो साइट के बारे में हम पढ़ेंगे वो है बनावली। कौन सी साइट है? बनावली। बनावली को मिस्टर R.S. बिष्ट ने 1974 में ढूंढा था। कौन से ईयर में? इन 1974 बाय R.S. बिष्ट। और ये कहाँ पे बसी हुई है? ऑन रिवर सरस्वती। सरस्वती रिवर हमारी कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ पर है ये?
हरियाणा में। तो यानी ये साइट हमारी कहाँ पे मिली है, हमें हरियाणा में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती। सरस्वती रिवर जहाँ पे पूरी ड्राई हो चुकी है, पूरी सूख चुकी है, वहां पर हमें बनावली साइट जो है मिली है। वहां से हमें एक बहुत बड़ी वॉल का एविडेंस मिला है, अप्रोक्स 152 मीटर लंबी वॉल, ये हमें वहां से मिली है। तो इसको रिसर्चर्स ने बोला है शायद ये कोई डिफेंस वॉल होगी, किसी को अपने आप से बचाने के लिए, दुश्मनों से लड़ाई हो या फिर कुछ भी हो, उससे डिफेंस करने के लिए शायद इतनी बड़ी वॉल बनाई गई थी। तो यहाँ पे ये एक बहुत खास पॉइंट है इस साइट का कि डिफेंस वॉल हमें कहाँ से मिली थी, बनावली साइट से मिली थी। इसके बाद यहाँ के घर के बारे में भी एक बहुत अच्छी बात मिली है, जो खास बात है कि यहाँ पे जो हमें घर मिले हैं वो मल्टी रूम थे, यानी कि बहुत सारे रूम थे एक घर में। वहाँ पे एक कोर्टयार्ड भी था जिसके चारों तरफ रूम बने हुए हैं। वहाँ पे जितने भी घर थे सबके अपने अपने बाथरूम भी थे, सबका अपना कोर्टयार्ड था, सबका जो है एकदम प्रॉपरली घर प्लान था, जैसे कि अब अर्बन घर होते हैं सेम उसी तरीके के घर हमें बनावली में मिले हैं। उसके बाद हमें यहाँ से एक और क्या इम्पोर्टेंट चीज मिली, मैंने ये आपको बताया था कि टेराकोटा यानी चिकनी मिट्टी से बने हुए हमें हल्के एविडेंस भी यहाँ से मिले हैं। ये एसएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टेराकोटा से बने हुए प्लव के यानी हल्के एविडेंस हमें कौन सी साइड से मिले हैं, तो हमारा आंसर होगा बनावली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारी साइट है धोलावीरा, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। धोलावीरा को भी सेम बनावली को जिसने ढूंढा था आर.एस. बिष्ट जी ने, आर.एस. बिष्ट जी ने ही 1985 में धोलावीरा को ढूंढा था। 1985 यानी कि हाल ही की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ये सबसे नई साइट है जो हमारी ढूंढी गई थी। अब यहाँ पे क्या खास बात है कि सारी की सारी साइट हमने जितने भी पढ़ी है गाइस, वो किसी ना किसी रिवर के किनारे मिली है हमें, लेकिन ये एक अकेली ऐसी साइट है जो कि किसी भी रिवर के किनारे नहीं है। तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक ऐसी साइट का नाम बताओ जो किसी भी रिवर के बैंक पे नहीं बसी है। तो हमारी वो साइट कौन सी है, धोलावीरा। अब वहां से हमें क्या क्या खास चीजें मिली हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। वहां से हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, यानी कि कुछ लिखी हुई चीजें मिली हैं। अप्रोक्स 3 मीटर लॉन्ग थी वो जो चीज हमें मिली है। अब वो लैंग्वेज तो डिकोड नहीं हो पाई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उस लैंग्वेज के बारे में अब तक कोई पता नहीं लगा पाया कि वो कौन सी लैंग्वेज थी, लेकिन वहां से हमें 3 मीटर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन मिली है। नेक्स्ट वहां से जो इसको खास बनाता है धोलावीरा को, कि वहां पे हमें वाटर मैनेजमेंट का एक ऐसा सिस्टम मिला है जैसे आजकल के टाइम पे यूज होता है। प्रॉपर पानी को कैसे स्टोर होना है, प्रॉपर टैंक्स बने हुए हैं, प्रॉपर वेल्स बनी हुई है, किस तरीके से पानी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, किस तरीके से खेती में उस पानी को यूज किया जाना चाहिए। एक प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम हमें धोलावीरा में देखने को मिला है। ये भी हमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जा सकता है कि यूनिक वाटर मैनेजमेंट आपको कहाँ पे देखने को मिला था, कौन सी साइट पे आपको देखने के लिए मिला था। तो कौन सी साइट पे मिला था हमें, धोलावीरा में। और यहाँ से देखो स्टेडियम तो आजकल के टाइम पे होते हैं ना, अभी हम जिस एरा में जी रहे हैं, जिस टाइम पीरियड में जी रहे हैं, हमें बहुत सारे स्टेडियम देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें धोलावीरा से स्टेडियम के भी एविडेंसेस मिले हैं। एक ऐसा एरिया मिला है जो कि एक एविडेंस के जैसा प्रतीत होता है। शायद वहाँ पे कुछ कल्चरल प्रोग्राम होते होंगे, शायद वहाँ पे कोई सभा बैठती होगी, ये हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ से हमें स्टेडियम के भी एविडेंसेस मिले हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन निकलता है कि स्टेडियम कहाँ से मिला, क्योंकि एक अकेली धोलावीरा ऐसी साइट है जहाँ से हमें स्टेडियम के एविडेंस मिले हैं। तो आपका आंसर होगा धोलावीरा। अब हमने अपनी सारी साइट्स के बारे में पढ़ लिया है, हमारी जितनी भी साइट्स थी हमने सब फिनिश कर ली हैं, सब खत्म हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज पता करनी है कि जब इन सारी साइट्स के बारे में रिसर्चर रिसर्च कर रहे थे तो उनकी कोशिश ये भी होती थी कि वो पता लगाए क्या वहाँ पे भी ऊंच नीच जैसा था, क्या वहाँ पे भी जात पात का होता था सिस्टम। तो जो भी एविडेंसेस मिलते थे वो उनके थ्रू भी ये चीजें पता लगाने की कोशिश करते थे क्या वहाँ पे भेदभाव होता था या नहीं।
तो मेनली दो तरीकों से उन्होंने ये भेदभाव पता करने की कोशिश की है। पहला है थ्रू ब्यूरियल्स, मतलब लोगों को दफनाने का तरीका, लोगों को किस तरीके से दफनाया गया है, वो इससे भी भेदभाव पता लगाने की कोशिश करते थे। जैसे कि किसी की कब्र किस तरीके से बनी है, या किसी की कब्र में कुछ सोना चांदी हमें मिला, या किसी की कब्र में हमें स्टोन्स मिले, या फिर किसी की कब्र कैसी मिली हमें जिसके चारों तरफ ईंटों से लाइन बनी हुई थी, या कुछ कब्रें हमें ऐसी भी मिली थी जो बिल्कुल सिंपल थी, जिनमें ना तो हमें कुछ मिला, बिल्कुल सिंपल मिट्टी की ग्रेव थी। तो रिसर्चर्स ने सोचा कि शायद ये अलग अलग ग्रेव होंगी, मतलब किसी ऊंच नीच के लिए, मतलब किसी ऊंची कास्ट की थी तो उसमें हमें कुछ ज्वेलरीज वगैरह मिली, कुछ नीची कास्ट के लोग होंगे तो हमें वो खाली मिला। तो ये भी रिसर्चर्स ने बहुत सोचने की कोशिश की। दूसरा, उन्होंने किस तरीके से पता लगाने का कोशिश किया कि लग्जूरियस आइटम, कि जो हमें चीजें मिली, क्या कोई चीज वहाँ ऐसी थी जो बहुत कीमती सामान से बनी थी, क्या कोई चीज ऐसी थी कि जो डेली यूज में मटेरियल होते हैं उनसे बनी थी। तो वहां से भी हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि जो बहुत लग्जूरियस हो, यानी कि जो बहुत कीमती उससे बनी हो, जो मुश्किल से बन चुकी हो। तो यानी कि हमें वहां से सोशल डिफरेंस का कोई भी ट्रेस नहीं मिला है। रिसर्चर्स पता नहीं लगा पाए हैं कि क्या वहाँ पे भी कोई सोशल डिफरेंस, कोई ऊंच नीच का भेदभाव होता था। तो ये आपको याद रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सोशल डिफरेंस का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, जबकि उन्होंने बहुत खोजबीन की, पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो इसके रिजल्ट तक नहीं आ पाए और कोई भी सोशल डिफरेंस उन्हें नहीं मिला। आई होप सो गाइस कि आपको आज का सेशन क्लियर हुआ होगा कि मैंने जितने भी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में साइट्स पढ़ाई हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई भी आपके मन में क्वेरी है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको हम सॉल्व कर सकें। थैंक यू।